आज हम दिल्ली सल्तनत के एक शायद सबसे दिलचस्प और बदनाम खानदान की बात करने वाले हैं। तुगलक वंश। जी, तुगलक वंश। एक ऐसा वंश जिसके एक सुल्तान को दुनिया कहती है सबसे सयाना मूर्ख, है ना? बिल्कुल। और वहीं दूसरा सुल्तान, उसने नहरों और अस्पतालों का एक पूरा जाल बिछा दिया। तो ये कहानी है भव्य योजनाओं की और कड़वी हकीकत के बीच एक जबरदस्त टकराव की। बिल्कुल। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं लगती। नहीं, ये बड़े बड़े आइडियाज की कहानी है। ऐसे आइडियाज जो या तो अपने वक्त से बहुत आगे थे या फिर उन्हें लागू करने का तरीका ही शायद विनाशकारी था। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि खिलजी सल्तनत के बाद ये लोग सत्ता के शिखर पर कैसे पहुंचे और फिर कैसे तैमूर के एक ही हमले ने सब कुछ तबाह कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। खिलजी वंश का जब अंत हुआ तो जाहिर है उथल पुथल का माहौल होगा। उस माहौल में तुगलक वंश की नींव किसने और कैसे रखी? इसकी नींव रखी गाजी मलिक ने, जो गद्दी पर बैठने के बाद गियासुद्दीन तुगलक कहलाए। अच्छा। वो खिलजी सेना में एक बहुत काबिल और अनुभवी कमांडर थे। जब खिलजी वंश के आखिरी शासक खुसरो खान ने सत्ता संभाली तो सल्तनत में काफी असंतोष था। गाजी मलिक ने इसी मौके का फायदा उठाया, दिल्ली पर चढ़ाई की, खुसरो खान को हराया और 1320 में खुद सुल्तान बन गए। अच्छा, तो एक सैन्य कमांडर से सीधे सुल्तान। जी। लेकिन इनके परिवार के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें हैं ना? ये भी अच्छी। इनका ताल्लुक कहाँ से था? हाँ, और यही बात तुगलक वंश को दूसरों से थोड़ा अलग करती है। वो इंडो तुर्क मूल के थे। इंडो तुर्क। जी। कहा जाता है कि गियासुद्दीन के पिता एक तुर्क गुलाम थे जो बलबन के समय भारत आए थे और उनकी माँ एक हिंदू थी। अच्छा। कुछ स्रोत तो यही बताते हैं कि वो जाट समुदाय से थीं, तो इस वंश की शुरुआत ही एक मिलीजुली विरासत से हुई। ये तो वाकई एक अनोखी शुरुआत है। तो एक संस्थापक के तौर पर गियासुद्दीन का शासनकाल कैसा रहा? क्या उन्होंने सल्तनत को वो स्थिरता दी जिसकी उस वक्त जरूरत थी? उन्होंने पूरी कोशिश की। उनका शासनकाल सिर्फ 5 साल का था, 1320 से 1325 तक, लेकिन उन्होंने व्यवस्था को पटरी पर लाने का बहुत काम किया। वो एक मंझे हुए प्रशासक थे। उन्होंने लगान व्यवस्था को सुधारा, किसानों पर बोझ कम किया और साम्राज्य विस्तार भी जारी रखा। बंगाल और वारंगल जैसे इलाके जो हाथ से निकल गए थे, उन्हें वापस जीता। और उन्होंने मंगोलों से बचाव के लिए भी तो कुछ खास किया था। दिल्ली में आज भी उसके निशान मौजूद हैं। आपने सही पकड़ा, मंगोलों का खतरा उस वक्त भी बना हुआ था। तो उनसे दिल्ली को महफूज रखने के लिए गियासुद्दीन ने एक नया किलाबंद शहर बसाया। तुगलकाबाद? जी, तुगलकाबाद। अगर आप आज भी उसके खंडहर देखें तो उसकी विशाल ढलान वाली दीवारें देखकर अंदाजा होता है कि इसे सुरक्षा को सबसे ऊपर रखकर बनाया गया था। हाँ, वो ढलान वाली दीवारें जिन्हें बैटर होल्स कहते हैं, वो तो तुगलक वास्तुकला की पहचान बन गई। बिल्कुल। लेकिन उनका अंत बड़ा नाटकीय और रहस्यमयी तरीके से हुआ। हाँ, बहुत। 1325 में जब वो बंगाल के एक सफल अभियान से लौट रहे थे तो दिल्ली के पास उनके स्वागत के लिए एक लकड़ी का भव्य मंडप बनाया गया था। कहा जाता है कि जैसे ही सुल्तान ने मंडप में प्रवेश किया, वो ढह गया और उसी में दबकर उनकी मौत हो गई। जी। और शक की सुई उनके अपने बेटे पर जाती है। बिल्कुल। ये मंडप उनके बेटे जौना खान ने ही बनवाया था, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से मशहूर हुआ। अच्छा। कई इतिहासकारों जैसे इब्न बतूता का तो मानना है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, पर ये कभी साबित नहीं हो सका। नहीं, कभी नहीं। लेकिन इस घटना के बाद ही सल्तनत के सबसे विलक्षण और विवादास्पद सुल्तान का दौर शुरू हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक, वो नाम जिस पर इतिहासकार आज तक बहस करते हैं। कोई उन्हें जीनियस कहता है, कोई पागल। सबसे बुद्धिमान नूतक का खिताब भी उन्हीं के नाम है। ऐसा क्या था इस शख्स में? देखिए, वो अपने समय के शायद सबसे पढ़े लिखे इंसानों में से एक थे। उन्हें दर्शन, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, कई भाषाओं का ज्ञान था। हाँ, उनकी सोच क्रांतिकारी थी। वो सल्तनत को जड़ से बदलना चाहते थे, नए नए प्रयोग करना चाहते थे। समस्या उनके विचारों में नहीं थी, बल्कि उन्हें लागू करने के तरीकों में थी। बिल्कुल। वो बहुत बेसब्र थे और अक्सर क्रूर भी हो जाते थे। उनके प्रयोगों की बात करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा दांव था राजधानी बदलने का। दिल्ली से दौलताबाद। यह आइडिया आया कहाँ से? देखिए, आइडिया बुरा नहीं था। उनका साम्राज्य दक्षिण में मदुरै तक फैल चुका था। तो उन्हें लगा कि दिल्ली उत्तर में बहुत कोने में है, देवगिरी, जिसका नाम बदलकर उन्होंने दौलताबाद रखा, वो साम्राज्य के लगभग बीच में पड़ता था। तो सोच रणनीतिक थी,
वहां से पूरे दक्कन पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सकता था। जी, सोच तो यही थी। लेकिन असल में हुआ क्या? वो तो एक भयानक तबाही में बदल गया। तबाही में ही बदल गया। सुल्तान ने सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं, बल्कि दिल्ली की पूरी आबादी को दौलताबाद चलने का हुक्म दे दिया। हाँ, गर्मियों के मौसम में करीब 1500 किलोमीटर का पैदल सफर। अरे बाप रे। रास्ते में हजारों लोग भूख, प्यास और थकावट से मर गए। जो पहुंचे उन्हें नया शहर रास नहीं आया। और फिर कुछ सालों बाद सबको वापस दिल्ली लौटने का हुक्म। जी, इस आने जाने में दिल्ली पूरी तरह उजड़ गई और सल्तनत को भारी नुकसान हुआ। ये तो कल्पना से भी परे हैं। और फिर आया उनका दूसरा बड़ा आइडिया, टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा। ये क्या था? और ये आइडिया तो कमाल का था। आज हम जिसे फिएट करेंसी कहते हैं। मतलब ऐसा पैसा जिसकी कीमत सोने चांदी से नहीं बल्कि सरकार की गारंटी से होती है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट था। दुनिया में चांदी की कमी हो रही थी, तो सुल्तान ने कहा कि हम चांदी के टंका सिक्के के बराबर कीमत के तांबे और पीतल के सिक्के चलाएंगे। वो 700 साल पहले ये करने की सोच रहे थे। जी, लेकिन ये भी फेल हो गया। इसमें क्या गड़बड़ हुई? क्या लोगों ने भरोसा नहीं किया? भरोसे की बात तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ी भूल ये थी कि उन्होंने सिक्के की डिजाइन को इतना आसान रखा और उसकी ढलाई पर कोई सरकारी एकाधिकार नहीं रखा। तो नतीजा ये हुआ कि हर घर में टकसाल खुल गई। लोगों ने अपने पीतल और तांबे के बर्तनों को गलाकर धड़ल्ले से नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। तो मतलब आज के जमाने में जैसे बड़े पैमाने पर जाली नोट छाप दिए गए हों, पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई होगी। बिल्कुल, बाजार नकली सिक्कों से भर गया। विदेशी व्यापारियों ने उन्हें लेने से मना कर दिया। पूरा व्यापार ठप हो गया। फिर क्या हुआ? आखिर में सुल्तान को अपनी इज्जत बचाने के लिए सारे तांबे पीतल के सिक्के वापस लेने पड़े और उनके बदले खजाने से असली चांदी के सिक्के देने पड़े। यानी शाही खजाना लगभग खाली हो गया। जी, इस एक फैसले ने खजाने को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। आप उनके विचारों को क्रांतिकारी कह रही हैं, लेकिन क्या उन्हें अव्यावहारिक कहना ज्यादा सही नहीं होगा? यही तो बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या एक शासक का काम सिर्फ बड़े सपने देखना है या उन्हें जमीन पर उतारना भी है? सही सवाल है। उनके दो और बड़े फैसले थे जो गलत साबित हुए। एक, उन्होंने गंगा यमुना के बीच के उपजाऊ दोआब इलाके में लगान अचानक 50% तक बढ़ा दिया। अच्छा। और ये फैसला तब लिया गया जब वहां सूखा पड़ा हुआ था। नतीजा ये हुआ कि किसान अपनी जमीनें छोड़कर भाग गए और बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए। और दूसरा, उन्होंने खुरासान यानी मध्य एशिया को जीतने के लिए एक विशाल सेना बनाई और उसे 1 साल का एडवांस वेतन भी दे दिया। लेकिन वो अभियान कभी शुरू ही नहीं हो पाया। कभी नहीं। ये सारा पैसा बर्बाद हो गया। तो क्या उनके खाते में सिर्फ नाकामी ही दर्ज है या कुछ सफलताएं भी थीं? ऐसा भी नहीं है। उन्होंने मंगोलों के हमलों को सफलतापूर्वक रोका। उनके समय में सल्तनत का विस्तार अपने चरम पर था, सबसे बड़ा। लेकिन उनकी नीतियों की वजह से हर तरफ बगावतें होने लगी। जी, बंगाल आजाद हो गया, दक्षिण में विजयनगर और बहमनी जैसे शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। मतलब उन्हीं के शासनकाल में सल्तनत का विघटन शुरू हो गया था। 1351 में सिंध में एक विद्रोह को दबाते हुए उनकी मौत हो गई। एक इतिहासकार ने लिखा है, आखिरकार राजा को अपने प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। मोहम्मद बिन तुगलक के इतने तूफानी और उथल-पुथल भरे दौर के बाद तो सल्तनत को किसी ऐसे शासक की जरूरत होगी जो मरहम लगा सके, चीजों को शांत कर सके। क्या ऐसा कोई आया? हाँ, और वो थे उनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक। वो मोहम्मद बिन तुगलक के बिल्कुल उलट थे। अच्छा। उन्होंने 37 साल राज किया, 1351 से 1388 तक, और उनका पूरा ध्यान साम्राज्य के विस्तार पर नहीं बल्कि उसे संभालने, स्थिर करने और लोगों का भला करने पर था। तो वो एक तरह से मरहम लगाने ही आए थे। आप ऐसा कह सकती हैं। उनके कल्याणकारी कामों की बहुत चर्चा होती है, खासकर नहरों का नेटवर्क जो उन्होंने बिछवाया। सही कहा। फिरोज शाह को कुछ लोग सल्तनत का अकबर भी कहते हैं, खासकर उनके लोक कल्याण के कामों की वजह से। वाह। उन्होंने कृषि को बढ़ावा देने के लिए नहरों का एक जाल बिछा दिया। यमुना से हिसार तक, सतलुज से घग्गर तक कई नहरें खुदवाईं। इससे तो खेती की पैदावार बढ़ी होगी। बहुत ज्यादा। और नए नए शहर और गांव भी बसे। उन्होंने शर्ब नाम का एक सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 10% होता था। और अस्पताल, रोजगार दफ्तर, ये सब भी उन्हीं की देन है। जी हाँ। उन्होंने दिल्ली में एक खैराती अस्पताल बनवाया जिसे दारुल शफा कहते थे, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। उन्होंने एक रोजगार दफ्तर भी खोला ताकि बेरोजगारों को काम मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कई नए शहर बसाए, जैसे फिरोजाबाद जो आज का फिरोजशाह कोटला है, हिसार, फतेहाबाद और जौनपुर। लेकिन उनके शासन का एक और पहलू था जो काफी अनोखा था।
उनका गुलामों के प्रति लगाव। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। उन्होंने गुलामों के लिए एक अलग विभाग ही बना दिया था, क्या नाम था उसका? दीवाने बंदगम। उनके पास करीब 80,000 दास थे, जिन्हें अलग अलग तरह के काम और हुनर सिखाए जाते थे। 80,000? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी, और इसने प्रशासन पर काफी बोझ भी डाला। उनकी धार्मिक नीति कैसी थी? क्या वो मोहम्मद बिन तुगलक की तरह खुले विचारों वाले थे? नहीं, इस मामले में वो बिल्कुल अलग थे। वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान थे और उन्होंने उलेमा वर्ग को खुश रखने की पूरी कोशिश की। अच्छा। उन्होंने हिंदुओं पर, खासकर ब्राह्मणों पर, फिर से जजिया कर लगाया, जिसे पहले कुछ हद तक माफ कर दिया गया था। तो उनकी नीति रूढ़िवादी थी। निश्चित रूप से। हालांकि उन्होंने बड़े पैमाने पर मंदिर नहीं तोड़े। उन्होंने अपनी आत्मकथा फुतुहात-ए-फिरोज शाही में अपनी उपलब्धियों और अपनी धार्मिक नीतियों का जिक्र भी किया है। तो फिरोज शाह के बाद इस वंश का क्या हुआ? क्या स्थिरता का ये दौर लंबा चला? दुर्भाग्य से नहीं। फिरोज शाह की मौत के बाद उनके कमजोर उत्तराधिकारियों के बीच गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। केंद्रीय सत्ता इतनी कमजोर हो गई कि एक कहावत मशहूर हो गई, सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। मतलब शहंशाह की हुकूमत दिल्ली से बस पालम तक ही सिमट कर रह गई है। बिल्कुल। और फिर आया वो आखिरी और सबसे घातक वार, तैमूर का हमला। हाँ, और ये कोई मामूली हमला नहीं था। 1398 में समरकंद के शासक तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली के लिए एक प्रलय जैसा था। वो एक बड़ी फौज लेकर आया और उसका मकसद सिर्फ लूटना था। जी, दिल्ली के बाहर हुई लड़ाई में तुगलक सुल्तान महमूद शाह बुरी तरह हारा और अपनी जान बचाकर भाग गया। सुना है दिल्ली में उसने भयानक कत्लेआम मचाया था। भयानक शब्द भी शायद छोटा पड़ जाए। तैमूर की फौज ने दिल्ली में प्रवेश किया और 3 दिनों तक लगातार लूटपाट और कत्लेआम मचाया। ओह। इतिहासकारों के मुताबिक दिल्ली की गलियों में लाशों के ढेर लग गए थे, शहर में आग लगा दी गई थी और हजारों कारीगरों को गुलाम बनाकर समरकंद ले जाया गया। इस एक हमले ने तुगलक वंश को सिर्फ खत्म नहीं किया, बल्कि उत्तर भारत की पूरी राजनीतिक और सांस्कृतिक तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया। दिल्ली को अपनी पुरानी रौनक वापस पाने में दशकों लग गए। ये तो बहुत ही भयानक अंत था। अगर हम पूरी तुगलक वंश को देखें तो प्रशासन और वास्तुकला के अलावा साहित्य में भी तो कुछ काम हुआ। हाँ, साहित्य के क्षेत्र में इस काल का सबसे बड़ा नाम है ज़ियाउद्दीन बर्नी। उन्होंने तारीख़ फिरोज शाही लिखी, जो खिलजी और तुगलक काल के इतिहास को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। खुद फिरोज शाह ने भी अपनी आत्मकथा लिखी। वास्तुकला की बात हम कर ही चुके हैं। सादगी, मजबूती और वो खास ढलान वाली दीवारें उनकी पहचान थी। फिरोज शाह कोटला का परिसर, हौस खास का मदरसा और खिड़की मस्जिद आज भी उनकी देन है। जी, और उन्होंने तो कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल की मरम्मत भी करवाई थी, जो बिजली गिरने से टूट गई थी। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो तुगलक वंश को हम कैसे याद रख सकते हैं? उनका सार क्या है? संक्षेप में कहें तो तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के शिखर और पतन दोनों का प्रतीक है। ये कहानी है एक विरोधाभास की। एक तरफ मोहम्मद बिन तुगलक जैसा जीनियस था, जिसकी कल्पना की उड़ान बहुत ऊंची थी, लेकिन जमीन पर उसके पैर नहीं थे। उसके महत्वाकांक्षी प्रयोगों ने सल्तनत को उसके सबसे बड़े आकार तक पहुंचाया भी और उसके पतन की नींव भी रखी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ फिरोज शाह, जो बहुत व्यवहारिक थे, लेकिन उनमें शायद वो दूरदर्शिता नहीं थी। उन्होंने सल्तनत को स्थिर तो किया, लेकिन उसे भविष्य के लिए तैयार नहीं कर पाए। सही कहा। उनकी विरासत उनकी इमारतों में दिखती है, मजबूत, विशाल, लेकिन बहुत सादी और थोड़ी निराशावादी। और आखिर में तैमूर के हमले ने इस कहानी पर एक क्रूर पूर्ण विराम लगा दिया। जी, इस वंश ने सल्तनत के विस्तार की उस गति को हमेशा के लिए रोक दिया, जो खिलजियों के समय से चली आ रही थी। ये वाकई एक ऐसे राजवंश की कहानी है जो भव्य योजनाओं और कठोर वास्तविकताओं के बीच फंसा रहा। इस चर्चा के अंत में एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है, मोहम्मद बिन तुगलक के बड़े विचार, जैसे एक केंद्रीय राजधानी या सांकेतिक मुद्रा, क्या वे सिर्फ समय से बहुत आगे थे? अच्छा सवाल है। क्या ये उनकी दूरदर्शिता की विफलता थी, या उस समय की तकनीक और प्रशासनिक मशीनरी की, जो उनके विचारों को हकीकत में नहीं बदल सकी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है।